हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट मैथ पे स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारे डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की एग्जाम डेट आ चुकी है और हमारे पास तैयारी के लिए सिर्फ और सिर्फ 1 महीना बचा है। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी और आज मैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की मैथ को कवर करने वाला हूं। हमारा टारगेट रहेगा इस मैथ को सिर्फ और सिर्फ 15 वीडियोज में कवर किया जाए। आज हमारा टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम को कहते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ जो होता है हमारा होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल को निकालने के लिए मतलब एलसीएम को निकालने के लिए हमें इसे 3 पार्टों में तोड़ना होगा। नंबर 1 मल्टीपल, उसके बाद कॉमन मल्टीपल, उसके बाद निकलता है हमारा लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल को निकालने के लिए सबसे पहले हम मल्टीपल्स को पता करेंगे, उसके बाद कॉमन मल्टीपल्स, फिर होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल को अगर हमें सीखना है तो सबसे पहले हमें मल्टीपल को जानना होगा कि मल्टीपल होता क्या है। तो मल्टीपल को कहते हैं हम अपवर्तक, अपवर्त। मल्टीपल को हम कहते हैं अपवर्त। अपवर्त क्या होता है? अगर मान लिया हमारे पास कोई संख्या है 6, अगर हमारे पास कोई संख्या 6 है तो हम क्या करेंगे, 6 का टेबल पढ़ते चले जाएंगे। 6, 12, 18, 24, 30, 36 डट डट। ठीक है। इसी तरीके से अगर हमारे पास मान लिया कोई संख्या है 2, तो हम क्या करेंगे, 2 का टेबल पढ़ेंगे। 2 का टेबल क्या हो जाएगा, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 डट डट डट। तो ये जो भी संख्याएं दी हुई हैं ये सभी संख्याएं हमारी 6 के अपवर्त हो गई और ये जो भी संख्याएं दी हैं ये हमारी 2 की अपवर्त है। मतलब क्या हुआ, अपवर्त की अगर डिफिनीशन पूछी जाए तो क्या कहेंगे, वे सभी संख्याएं जो दी हुई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाएं, वे सभी संख्याएं जो दी हुई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाएं उसे हम अपवर्त कहते हैं। क्या होता है, अपवर्त वे संख्याएं होती हैं जो दी हुई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाएं उसे हम अपवर्त कहते हैं। ठीक है। तो ये हमारे सब ये जो भी संख्याएं दी हुई हैं वो 6 की अपवर्त हो गई, ये जो भी संख्याएं दी हुई हैं वो 2 की अपवर्त हो गई। इसके बाद आता है कॉमन मल्टीपल। कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ, जो दोनों में हो। अगर यहाँ पे हमारे पास 2 संख्याएं दी हैं तो दोनों में होना चाहिए, 3 संख्याएं दी हैं तो तीनों में होना चाहिए। मतलब कॉमन का मतलब जो उभयनिष्ठ, जो सब में कॉमन हो। तो कॉमन मल्टीपल मतलब उभयनिष्ठ अपवर्त, इसी को कहते हैं हम समापवर्त। इसी को हम कहते हैं समापवर्त, मतलब कॉमन मल्टीपल को ही समापवर्त कहते हैं। तो समापवर्त, अब हमें देखना है इन दोनों में संख्याएं कौन कौन सी कॉमन है। जैसे यहां से ये हमें 6 कॉमन मिल गया, क्या मिल गया, 6 कॉमन मिल गया। उसके बाद आगे बढ़ेंगे 12 कॉमन मिल गया। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे और भी संख्या हमें कॉमन मिलेंगी। तो इसका मतलब अगर इतनी संख्याओं में हम देखें तो हमारे पास समापवर्त कौन कौन से हो जाएंगे, 6 हो जाएगा और 12 हो जाएगा। मतलब कॉमन मल्टीपल जो यहाँ पे हुए वो हमारे 6 और 12 हो गए। ठीक है। तो ये हमारे पास इतनी जो संख्याएं लिखी हैं इनमें से हम सिर्फ 2 कॉमन मल्टीपल निकाल पाए, वो था एक है 6 और दूसरा है 12। अब बात करते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल की। लोवेस्ट जिसे हम एलसीएम कहते हैं, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल जिसे हम क्या कहते हैं, एलसीएम, लासापा। तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हो जाएगा, लोवेस्ट का मतलब छोटे से छोटा, छोटे से छोटा कॉमन मल्टीपल हमारे पास ये समापवर्त दिया है।
कॉमन मल्टीपल हमारे पास क्या है 6 और 12, तो छोटे से छोटा कॉमन मल्टीपल क्या हो जाएगा हमारा, छोटे से छोटा कॉमन मल्टीपल 6। इसे ही हम क्या कहते हैं एलसीएम, इसे ही क्या कहते हैं एलसीएम। मतलब जो छोटे से छोटा हमारे पास समापवर्त हो वही हमारा क्या हो जाएगा लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब लघुत्तम समापवर्त। लोवेस्ट का मतलब छोटे से छोटा, या इसे कहते हैं लघुत्तम, तो लघुत्तम समापवर्त हमारा क्या हो जाएगा 6। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम कोई भी संख्याएं दी हो, जितनी भी संख्याएं दी होंगी हम क्या करेंगे उनके सबसे पहले अपवर्त देखेंगे, उसके बाद हम समापवर्त निकालेंगे, और समापवर्त निकालकर हम उसको उसके लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल सकते हैं। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने के लिए हमारे पास 3 तरीके होते हैं। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल को हम 3 तरीके से निकाल सकते हैं। नंबर 1 होता है हमारा अपवर्त ज्ञात करके, नंबर 1 होता है अपवर्त निकालकर। नंबर 2 होता है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। और नंबर 3 होता है हमारा भाग विधि द्वारा। मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने के लिए हमारे पास 3 तरीके हैं। नंबर 1 है अपवर्त निकालकर, नंबर 2 अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, नंबर 3 है भाग विधि द्वारा। मतलब जो अभी तरीका हमने सीखा वो हमारा कौन सा तरीका था अपवर्त निकालकर, मतलब नंबर 1 तरीका था वो जिस तरीके से हमने अभी सीखा। अब देखते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। अभाज्य गुणनखंड विधि जैसे हमारे पास मान लिया अगर 6 है, इसके हम क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड, मतलब इसको गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। तो 6 को हम कितने गुणनखंड के रूप में क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 3, इसको क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 3। ऐसे ही हमारे पास अगर कोई संख्या होती है 18, तो हम इसको क्या लिख सकते थे 2 इंटू 3 इंटू 3, इतना हो गया। अब अगर हमें इससे एलसीएम निकालना है तो क्या करना होगा, देखते हैं। सबसे पहले जो दोनों में कॉमन है, दो संख्याएं हैं, दो संख्याएं दी हुई हैं तो दोनों में कॉमन। अगर 3 संख्या होती तो तीनों में कॉमन देखते, 4 होती तो चारों में। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे जो संख्याएं दी हैं उनमें कॉमन किसमें किसमें मिल रहा है। हमारे पास क्या कॉमन है, ये 2 कॉमन है, एक ये 2 कॉमन हो गया, उसके बाद ये कॉमन मिल रहा है, ये हो गया। अब जो संख्याएं बची हैं उनको भी हम क्या करेंगे लिख लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा सिर्फ 3 बचा। तो इसका मतलब हमारा लोवेस्ट कॉमन फैक्टर क्या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 2, मतलब क्या हो जाएगा 3 3 9 दूनी 18। ये हमारा क्या आ गया एलसीएम आ गया। और एक चीज, अगर हमारे पास 2 संख्याएं दी हैं, एक चीज और हम समझ लें कि अगर हमारे पास 2 संख्याएं दी हैं और एक संख्या दूसरी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, अगर हमारे पास 2 संख्याएं दी हुई हैं और एक संख्या दूसरी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, तो बड़ी वाली संख्या ही उस संख्या का क्या होगी एलसीएम होगी। अगर हमारे पास 2 संख्याएं दी हुई हैं और एक संख्या दूसरी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं, तो जो बड़ी संख्या होगी वही हमारी दोनों संख्याओं की क्या होगी एलसीएम होगी। अब हमारा अगला तरीका है भाग विधि द्वारा। अगला तरीका है भाग विधि द्वारा। तो भाग विधि द्वारा हम क्या करेंगे, मान लिया हमारे पास कोई 3 संख्या है 18, 36 और 12। ये हमारे पास 3 संख्या है और कह रहा है कि इनका लासापा बताइए, मतलब लघुत्तम समापवर्त बताइए, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर बताइए। तो हम क्या करेंगे इसको इस तरीके से लिखकर, अब हम क्या करेंगे कि ऐसी छोटी से छोटी संख्या से डिवाइड करेंगे जिससे कम से कम 2 संख्याएं डिवाइड हो जाएं। हम क्या करेंगे ऐसी छोटी से छोटी संख्या से डिवाइड करेंगे जिससे कम से कम 2 संख्याएं डिवाइड हो जाएं। तो यहाँ पे ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है और ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है। तो क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 9, यहाँ पे कितना बचेगा 18 और यहाँ पे बचेगा 6।
ये तो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, लेकिन ये और ये अभी भी 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 3। अब क्या है, ये संख्याएं अब हमारी तीनों संख्याएं किससे डिवाइड हो रही हैं, 3 से डिवाइड हो रही हैं, तो हम 3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ 3 बचा, यहाँ आ गया 3 और यहाँ पे आ गया 1। अब भी ये दोनों संख्याएं 3 से डिवाइड हो रही हैं, 1 1 1। और ये प्रक्रिया हम तब तक करेंगे जब तक हमारे पास लास्ट में 1 नहीं आ जाता। ये प्रक्रिया हम तब तक करेंगे जब तक हमारे पास लास्ट में सबके नीचे 1 नहीं आ जाता। यहाँ पे 1 आ चुका है, तो इसका मतलब हमारे सारे फैक्टर हो चुके। अब हम क्या करेंगे, इन संख्याओं की क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। मतलब हमारा जो लासापा होगा, जिसे लघुत्तम समापवर्त कहते हैं, वो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। मतलब 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। यही हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है। और एक चीज, अपवर्त, जो ये अपवर्त, अपवर्त को हम गुणज भी कहते हैं। जो ये अपवर्त है, अपवर्त को हम गुणज भी कहते हैं, क्योंकि जो संख्याएं अपवर्त, जैसे 6 के अपवर्त थे हमारे 6, 12, 18, 24, तो ये 6 जो है, इस 6 का क्या है, गुणज है, क्योंकि इस 6 को निकालने के लिए इसमें क्या किया गया, 1 से गुणा की गई। ऐसे ये 12 जो है, इस 6 का क्या है, गुणज है, क्योंकि इसमें क्या करके 2 से गुणा करके ही इसे निकाला गया। इसी तरीके से जो भी संख्याएं हैं, ये सब संख्या हमारी 6 की क्या है, गुणज हैं, इसलिए अपवर्त को गुणज भी कहते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की। तो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता क्या है, सबसे पहले फैक्टर को जानते हैं। फैक्टर क्या है, फैक्टर को हिंदी में कहते हैं अपवर्तक, इसे ही कहते हैं डिवाइडर, इसे ही कहते हैं डिवाइडर। डिवाइडर को हिंदी में कहते हैं भाजक, डिवाइडर को हिंदी में क्या कहते हैं, भाजक। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को जानने के लिए हम इसको 3 पार्टों में तोड़ते हैं। नंबर 1 फैक्टर, नंबर 2 कॉमन फैक्टर, और नंबर 3 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको हम 3 भागों में तोड़कर इसको बहुत आसानी से सीख सकते हैं। फैक्टर क्या है, फैक्टर जो है अपवर्तक, भाजक, मतलब ऐसी संख्या जो किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। ऐसी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे, उसे ही हम क्या कहते हैं, भाजक, मतलब भाग देने वाली, भाग देने वाली। फैक्टर क्या है, ऐसी संख्या जो किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे, उसे ही हम क्या कहेंगे, फैक्टर कहेंगे। जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास 36 है, यहाँ पे हमारे पास 36 है, 36 के फैक्टर कौन कौन होंगे। मतलब कहने का ये हुआ कि 36 जो है किससे किससे डिवाइड हो सकती है। तो हम 36 के फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको देखते हैं किससे किससे डिवाइड हो रही है। तो सबसे पहले ये तो 1 से डिवाइड हो जाएगी, तो इसका एक फैक्टर हो गया 1। उसके बाद ये 2 से भी डिवाइड हो रही है, क्योंकि लास्ट में 6 है, तो इसका एक फैक्टर हो गया 2। उसके बाद ये 3 से भी डिवाइड हो रहे हैं, क्योंकि इनके अंकों का योग कितना है, 9 है, इसका मतलब एक फैक्टर हो गया 3। उसके बाद ये 4 से डिवाइड हो रहे हैं, क्योंकि लास्ट के 2 अंक, लास्ट के 2 अंक जो है किससे डिवाइड हो रहे हैं, 4 से डिवाइड हो रहे हैं, तो ये भी क्या हो गई, 4 से डिवाइड हो गई। उसके बाद 5 की बात आती है, तो ये संख्या जो है 5 से डिवाइड नहीं हो रही, क्योंकि इसका लास्ट अंक जो है 0 और 5 नहीं है, तो ये संख्या 5 से तो डिवाइड नहीं होगी, तो इसका मतलब 5 इसका फैक्टर नहीं हुआ। उसके बाद आते हैं 6 से, तो 6 से भी ये डिवाइड हो रही है। बात करते हैं 7 की, तो ये 7 से डिवाइड नहीं हो रही है। उसके बाद बात करते हैं 8 की,
तो ये 8 से भी डिवाइड नहीं हो रही है, तो 8 नहीं होगा इसका कॉमन फैक्टर। 9 की बात करते हैं तो 3 + 6 कितना हो जाता है 9, तो ये 9 से डिवाइड हो जाएगी, 10 से तो डिवाइड होने वाली नहीं। उसके बाद 10 से आगे बढ़ते हैं, आते हैं 11 पे, 11 से भी डिवाइड नहीं हो रही। उसके आगे बढ़ते हैं 12 पे, तो ये 12 से भी ये 12 से डिवाइड हो रही है, 12 भी इसका फैक्टर हो गया। 12 के बाद आते हैं 13 पे, 13 से डिवाइड नहीं हो रहे, 14 से भी नहीं हो रहे, 15 से भी नहीं हो रहे, 16 से भी नहीं हो रहे, 17 से भी नहीं हो रहे, और उसके बाद हो रही है ये 18 से। 18 से डिवाइड होने के बाद बीच की किसी संख्या से डिवाइड नहीं होगी, उसके बाद ये डायरेक्ट डिवाइड होने वाली है 36 से। उसके बाद ये डायरेक्ट किससे 36 से, क्योंकि ये जो प्रत्येक संख्या स्वयं से क्या हो जाती है डिवाइड हो जाती है। तो जितनी भी ये संख्याएं दी हुई हैं ये सब क्या है इस संख्या के फैक्टर हैं, इस वाली संख्या की फैक्टर। ये सभी संख्याएं जो हैं इस संख्या की फैक्टर हैं, मतलब 36 के अपवर्तक हैं, ये 36 के क्या हैं अपवर्तक हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया इस संख्या के फैक्टर निकाल लिए। ऐसे ही अगर हमारे पास मान लिया होता 9, ऐसे ही हमारे पास कोई संख्या होती 9, तो हम क्या करते इसी तरीके से 9 के फैक्टर निकालते। नंबर 1 ट्राई करते, 1 से तो हर संख्या डिवाइड हो जाती है, तो 1 तो फैक्टर होगा ही इसका। उसके बाद आते हैं 2 पे, 2 से डिवाइड होने वाली नहीं। उसके बाद आते हैं 3 पे, 3 से भी डिवाइड हो रही है, 4 से डिवाइड होने वाली नहीं, 5 से डिवाइड होने वाली नहीं, 6 से भी नहीं डिवाइड हो रहे, 7 से भी नहीं डिवाइड हो रहे, 8 से भी नहीं हो रहे, और उसके बाद डिवाइड होगी ये 9 से। ठीक है, तो ये जो भी संख्या, ये संख्या इस संख्या की अपवर्तक है और ये संख्या इस संख्या की क्या है अपवर्तक है। इसे ही हम क्या कहते हैं फैक्टर कहते हैं, इन्हें ही हम क्या कहते हैं फैक्टर संख्या कहते हैं। मतलब क्या हुआ, जो संख्याएं दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दें उसे ही हम क्या कहते हैं फैक्टर कहते हैं। उसके बाद बात आती है कॉमन फैक्टर की, उसके बाद बात आती है कॉमन फैक्टर की। तो कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ कॉमन को आप अच्छे से तरीके से समझ रहे होंगे कि कॉमन क्या है, जो दोनों में, मतलब दो संख्याएं तो दोनों में कॉमन, 4 लोग हैं तो चारों में कॉमन। तो यहाँ पे हमारे पास कितनी संख्याएं हैं, 2 संख्याएं हैं 36 और 9। तो हमें कॉमन क्या देखना है, इनके फैक्टर्स कॉमन देखने। तो हमें सबसे पहले 1 मिल रहा है, सबसे पहले क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है। उसके बाद क्या मिल रहा है 3 मिल रहा है, उसके बाद क्या मिल रहा है 9 मिल रहा है। मतलब हमारे पास जो कॉमन फैक्टर मिले वो 1 हो गया, 3 हो गया और 9 हो गए। तो कॉमन फैक्टर हमारे क्या हो जाएंगे, हमारे कॉमन फैक्टर हो गए 1, 3 और 9। इतना समझ में आया। मतलब कॉमन फैक्टर जो है, जो दी गई संख्याएं हैं उनमें उनके सभी फैक्टर्स में जो कॉमन फैक्टर होंगे वही हमारी संख्या के क्या हो जाएंगे कॉमन फैक्टर हो जाएंगे। उसके बाद आते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पे। हाईएस्ट का मतलब बड़े से बड़ा, हाईएस्ट का मतलब बड़े से बड़ा, मतलब जो सब जितने भी हमारे पास कॉमन फैक्टर दिए हैं उनमें जो सबसे बड़ा है वही हमारा क्या हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जिसे कहते हैं HCF। तो यहां पे हमारा HCF क्या होगा, यहां पे हमारा बड़े से बड़ा फैक्टर क्या है 9, क्या है 9। तो यही हमारा क्या हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यही हमारा क्या हो जाएगा HCF। इसे ही हम कहते हैं मासापा, इसे ही कहते हैं महत्तम समापवर्त। ठीक है, जैसे अभी एक चीज और देख लेते हैं, 36 था और 9, इसमें हमें 2 संख्याएं ही तो थी, 36 और 9 का हमने मासापा निकाला था, क्या निकल के आया 9, क्या निकल के आया 9। इससे हमें क्या पता चला कि अगर हमारी एक संख्या दूसरी संख्या से विभाजित हो जाती है, अगर हमारी एक संख्या दूसरी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती है तो उसमें जो छोटी वाली संख्या होगी वही हमारी क्या होगी मासापा होगी, मतलब HCF होगी। मतलब अगर दी हुई कोई 2 संख्याएं दी हो उनमें से एक संख्या जो है दूसरी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती है
तो जो छोटी संख्या होगी वही दोनों संख्याओं की क्या होगी, मासा होगी, जिसे मासापा कहते हैं। ठीक है, जिस तरीके से एलसीएम को 3 तरीके से निकाला जा सकता था, इसी तरीके से एचसीएफ को भी 3 तरीकों से निकाला जा सकता है। नंबर 1, अपवर्तक निकालकर। नंबर 1, अपवर्तक निकालकर। नंबर 2, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। और नंबर 3, भाग विधि द्वारा। अभी जो इसको निकालने का तरीका बताया वो कौन सा था, अपवर्तक निकालकर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, संख्या के अपवर्तक निकालेंगे, उसके बाद उसके समापवर्तक निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे, महत्तम समापवर्तक, उसके बाद क्या निकलेगा, महत्तम समापवर्तक। अब बात करते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। अभाज्य गुणनखंड विधि, जैसे हमने उसमें क्या किया था, संख्याओं के गुणनखंड किए थे, उस लासापा में जैसे हमने संख्याओं के गुणनखंड किए थे, इसी तरीके से इसमें भी हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। जैसे मान लिया हमारे पास कोई संख्या हो गई 36 और हो गई 82, मान लिया हमारे पास ये दो संख्याएं हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, इनके फैक्टर करेंगे। तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 दूनी 4, 3 12, 3 36। ऐसे इसके गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 41, मतलब 2 गुणे 41 इसके हो गए। अब हमें क्या करना है, इन दोनों संख्याओं में क्या लेना है, कॉमन लेना है। इन दोनों संख्याओं में कॉमन देखना है। तो कॉमन हमारे पास कौन कौन से आ रहे हैं, सिर्फ 2 बन रहा है, इसके अलावा कोई नहीं। तो जो कॉमन मिलेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, महत्तम समापवर्त हो जाएगा। महत्तम समापवर्त, जिसे कहते हैं मासापा, एचसीएफ, यही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ। मतलब हमारी दोनों संख्याओं का एचसीएफ क्या हुआ, 2 हुआ। दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना हुआ, 2। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमारे पास होती 12 होती, मान लिया कोई संख्या 12 थी और 18 होती, तब हम क्या करते, इसको 2 गुणे 2 गुणे 3 में डिवाइड करते, ये क्या हो जाती 3 इंटू 3 इंटू 2। तब यहाँ पे क्या होता, कॉमन क्या मिल रहा, एक ये 3 मिल गया और दूसरा ये क्या मिल गया, 2 मिल गया। ये 2 आगे लिखा जाएगा, 3 पीछे लिखे जाएंगे, क्योंकि स्टार्टिंग कहते हैं हम छोटी संख्या से करते हैं, सबसे पहले छोटी संख्या उसके बाद बड़ी संख्या। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास कॉमन फैक्टर कौन कौन से हो गए, 2 और एक ये 3। तो इनका जो गुणनखंड होगा, वो सॉरी, इनका जो गुणनफल होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, मासापा, मतलब एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, 6। ठीक है, लासापा में क्या करते थे, एक बार फिर से देख लो। लासापा में क्या करते थे, जो संख्याएं कॉमन मिलती थी उनको भी नोट करते थे और जो बच जाती थी उनको भी नोट करते थे। लेकिन यहाँ पे मासापा में क्या करना है, मतलब एचसीएफ में क्या करना है, हमें जो संख्याएं कॉमन है सिर्फ उन्हें ही लेना है, बाकी संख्याओं को छोड़ देना है। उसमें क्या करते थे, सभी संख्याओं को लेते थे, कॉमन वाली भी लेते थे और बाकी जो बचती थी उनको भी शामिल कर लेते थे। लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ कॉमन वाली संख्याएं ही लेनी है और उन्हीं संख्याओं का गुणनफल जो होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। ओके, अब बात करते हैं भागविधि द्वारा। भागविधि द्वारा क्या किया जाता है, हमारे पास मान लिया दो संख्याएं दी हैं, एक दिया है 12 और दूसरी दी है 46, ये ले लेते। इसमें क्या करना है, मान लिया हमारे पास दो संख्याएं दी हैं, एक संख्या 12 हो गई, दूसरी हो गई 46। तो हम इसमें क्या करते हैं, जो छोटी संख्या होती है उससे बड़ी वाली संख्या को डिवाइड करते हैं। इसके भागविधि के नियम क्या है कि जो छोटी संख्या है उससे हम क्या करते हैं, बड़ी वाली संख्या को डिवाइड करते हैं। जैसे हमारी जो छोटी संख्या हो गई ये, इससे हम डिवाइड करेंगे 46 को, कितना किया, अब इससे डिवाइड किया तो कितनी बार जाएगा, 3 टाइम्स, मतलब 12 3 36, यहां बचा 0, यहां बच गया 1।
अब जो हमारा रिमाइंडर आया, मतलब जो शेष फल आया है, इससे हम क्या करेंगे, इस संख्या को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। इससे अब हम इस संख्या को डिवाइड करेंगे, मतलब जो शेष फल है उससे हम क्या करेंगे, पहले वाले भाजक को डिवाइड करेंगे। फिर से बन गया ये। अब कितनी बार जाएगा, 1 टाइम्स, मतलब एक बार जाएगा, तो यहाँ 10, अब बचा 2। अब फिर से सेम प्रक्रिया, अब इससे क्या करेंगे, जो रिमाइंडर आया इससे इसके पहले वाले भाजक को डिवाइड करेंगे, मतलब इससे अब इसको डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10, कितना आ गया, 5 टाइम्स चला गया। ठीक है, मतलब जिस प्रक्रिया से हमारा रिमाइंडर आना बंद हो जाएगा, जिस वाले भाजक से हमारा रिमाइंडर आना बंद हो जाएगा, मतलब जिस वाले भाजक से हमारा शेष फल आना बंद हो जाएगा, मतलब जहां से प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, उसी भाजक को हम क्या कहेंगे, उस संख्या का महत्तम समापवर्तक कहेंगे। मतलब जो 2 हो गया, यही हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। ये जो 2 हुआ है यही हमारा HCF होगा, मतलब 12 और 46 का HCF क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, अब देख लेते हैं कुछ कंडीशन LCM एंड HCF की। अब देखते हैं, यदि हमारे पास यदि 2 संख्याओं में, या ऐसे कर देते हैं, यदि दी गई संख्याओं में एक के अलावा कुछ भी उभयनिष्ठ न हो, तो क्या होगा। अगर दी गई संख्याओं में एक के अलावा, मतलब जो 1 होता है इसके अलावा, क्योंकि 1 जो है सभी संख्याओं में कॉमन होता है, क्योंकि 1 से हर संख्या डिवाइड होती है, इसलिए हर संख्या का कॉमन फैक्टर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, यदि दी गई संख्याओं में एक के अलावा कुछ भी उभयनिष्ठ ना हो, यदि दी गई संख्याओं में एक के अलावा कुछ भी उभयनिष्ठ ना हो, तो क्या होगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल ही उस संख्या का क्या होगा, एलसीएम होगा। दोनों संख्याओं का गुणनफल ही या दी गई संख्याओं का गुणनफल ही उस संख्या का क्या होगा, एलसीएम होगा। इधर आते हैं, अगर इधर भी सेम कंडीशन है कि अगर इधर भी दी गई संख्याओं में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, अगर दी गई संख्याओं में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो यहां पे क्या होगा, उस कंडीशन में जो है केवल और केवल 1 ही उस संख्या का HCF होगा। क्या है, इधर क्या था, एलसीएम में क्या था कि यदि दी गई संख्याओं में एक के अलावा कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है, तो क्या होगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल या दी गई संख्याओं का गुणनफल ही उस संख्या का एलसीएम होगा। लेकिन इधर क्या है, यदि सेम कंडीशन है, मतलब दी गई संख्याओं में एक के अलावा और कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है, तो उस संख्या में एक ही उस संख्या का क्या होगा, HCF होगा। ठीक है, उसके बाद ये नंबर 1 पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, देखो जो एलसीएम होता है, एलसीएम का मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम का मतलब क्या हो गया, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हमें यहाँ पे इस टाइप के जितने भी एलसीएम के क्वेश्चन होंगे उनको सॉल्व करने के लिए हमें एक चीज देखनी पड़ेगी, छोटी से छोटी। छोटी से छोटी, अभी समझाते हैं इस चीज को। यहां पे क्या देखना पड़ेगा हमें, बड़ी से बड़ी, कि हमें ये जो छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी ये जो हमने बताया है, ये हमें क्वेश्चन को पहचानने के लिए कि ये क्वेश्चन एलसीएम का है या एचसीएफ का। मतलब जैसे जो छोटी, जहां पर हमें छोटी से छोटी संख्या पूछते, जहां पर ये नहीं
हमारे पास 2-3 संख्याएं दी हो और कह दे वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिससे ये संख्याएं पूर्णतः विभाजित हो जाएं इस कंडीशन में। वरना ऐसे नहीं कि अगर जहां पे पूछ दे कि 10 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताइए, वहां पे आप एलसीएम लगाने लगना, वहां पर नहीं। यहाँ पे बात आ रही है कि छोटी से छोटी संख्या, जब एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चंस की बात आती है, उनमें हम कैसे छटनी करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन एलसीएम का है और कौन सा एचसीएफ का। तो जहां पर छोटी से छोटी संख्या की बात आती है वो क्वेश्चन हमारा बन जाता है एलसीएम का, और जहां पर बड़ी से बड़ी संख्या की बात आती है वो क्वेश्चन बन जाता है हमारा एचसीएफ का, वो क्वेश्चन हमारा बन जाता है एचसीएफ का। उसके बाद जहां पर बात आती है जिससे, जहां पर बात आती है जिससे की या से की बात आती है, वहां पर हमारा क्वेश्चन बन जाता है एलसीएम का। और जहां से बात आती है जिसको की, जिसको या को की बात आ जाए, जहां पर बात आ जाए जिससे या से की, वो क्वेश्चन हमारा बनता है एलसीएम का। और जहां पे बात आ जाए जिसको या को की, वहां पे क्वेश्चन बनता है हमारा एचसीएफ का। ठीक है, तो इस चीज को अभी हम आगे क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे, इस चीज को अभी देखते हैं। क्वेश्चन करने से पहले भाई हम सीख लेते हैं कि जो हमारा लासा पा और मासापा, इन दोनों में संबंध क्या होता है। तो एचसीएफ जो होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम, मतलब मासापा गुणे लासापा हमारा होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल। जो लासापा और मासापा की गुणा होते हैं वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होते हैं। मतलब एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर होता है फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या। ठीक है, अगर यहां से अब किसी योग को निकालना हो तो पक्षांतर करके हम निकाल सकते हैं कि अगर हमें एचसीएफ निकालना पड़े तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या बटे एलसीएम। इस तरीके से निकाल सकते हैं। ऐसे एलसीएम निकालना पड़े तो फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या बटे एचसीएफ, ऐसे फर्स्ट संख्या निकालना पड़े तो एचसीएफ इंटू एलसीएम बटे सेकेंड संख्या, ऐसे ही अगर सेकेंड संख्या निकालनी पड़े तो एचसीएफ इंटू एलसीएम बटे फर्स्ट संख्या। ठीक है, तो पक्षांतर तो कर ही लोगे। इससे पहले हम थोड़ा सा और सीख लेते हैं भाजकता के नियम। क्वेश्चंस को करने से पहले थोड़ा इतना और सीख लेते हैं भाजकता क्या है, नियम कि कौन सी संख्या किस संख्या से डिवाइड होती है। तो क्या है, नंबर एक रूल है 2 से डिवाइड होने वाली संख्याएं, 2 से डिवाइड होने वाली संख्याएं। तो 2 से संख्या कौन कौन सी डिवाइड होती हैं, वे संख्याएं जिनके लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो। मतलब ऐसी संख्या जिसके लास्ट में सम संख्या होगी या 0 होगा, वो संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। ऐसी संख्या जिसका लास्ट डिजिट, ऐसी संख्या जिसका लास्ट डिजिट सम हो या 0 हो, वो संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। उसके बाद बात करते हैं 3 से डिवाइड होने वाली संख्याएं। तो 3 से डिवाइड होने वाली संख्याएं क्या होंगी, वे संख्याएं जिनके अंकों का योग, वे संख्याएं जिनके अंकों का योग 3 से डिवाइड होगा, वो संख्याएं 3 से डिवाइड होंगी। जैसे मान लिया ले लेते हैं 129, मतलब 129, इसके अंकों का योग देखते हैं 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। 1 + 2 3, 3 + 9 12, 12 जो है 3 से डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब ये संख्या जो है 3 से डिवाइड होगी। अब देखते हैं 4 से डिवाइड होने वाली संख्या। तो ऐसी कोई भी संख्या जो चाहे जितनी बड़ी हो लेकिन उसके लास्ट के दो डिजिट, मतलब लास्ट के 2 अंक जो है 4 से डिवाइड होने चाहिए, तो वो संख्या क्या होगी, 4 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे 1 2 3 4 5 6, हमने ये संख्या ले ली। ठीक है, अब देखते हैं इसके जो लास्ट के 2 डिजिट हैं
ये 4 से डिवाइड हो रहे हैं या नहीं। अगर ये 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो पूरी की पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। तो देखते हैं 5 से, मतलब इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, यहाँ पे बचा 1, हो जाएगा 16, मतलब 16 हो जाएगा, 4 चक्को 16। तो इसका मतलब ये 56 जो है 4 से डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि 1 2 3 4 5 6 ये जो टोटल संख्या है ये 4 से क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। अब बात करते हैं 5 की। तो 5 से डिवाइड होने वाली संख्याओं में क्या है कि ऐसी संख्या जिसका लास्ट डिजिट या तो 0 हो या तो 5 हो। ऐसी संख्या जिसका लास्ट डिजिट या तो 0 हो या तो 5 हो, वो संख्या 5 से हमेशा डिवाइड हो जाएगी। जैसे मान लिया 100, लास्ट का डिजिट 0, 5 से डिवाइड है। 105, लास्ट का डिजिट 5, 5 से डिवाइड है। मतलब ऐसी संख्या जिसका लास्ट डिजिट 0 या 5 हो, वो संख्या हमेशा 5 से क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। अब बात करते हैं 6 से डिवाइड होने वाली संख्या। तो ऐसी संख्या जो 2 से डिवाइड होती हो और 3 से भी डिवाइड होती हो, मतलब ऐसी संख्या जो 2 से डिवाइड होने के साथ साथ 3 से भी डिवाइड होती हो, वो संख्या हमेशा 6 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे हम ले लेते हैं 72, हम लेते हैं 72। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है लास्ट का डिजिट क्या है, 2 है। लास्ट का डिजिट क्या है, 2 है। तो ये तो 2 से तो डिवाइड हो ही रही है, इसके साथ साथ ये 3 से भी डिवाइड होनी चाहिए। तो देख लेते हैं 7 + 2 कितना हो जाएगा, 9। 9 3 से डिवाइड होता है, इसका मतलब ये संख्या 3 से भी डिवाइड होती है। तो ये संख्या 2 से भी डिवाइड है और 3 से भी डिवाइड है, इसका मतलब ये हो गया कि ये संख्या 6 से भी डिवाइड होगी। अब 7 का रूल क्या कहता है, 7 का रूल क्या है, 7 का रूल कहता है कि यह दी गई संख्या, मतलब अगर हमारे पास कोई संख्या हो 1 2 3 4, मान लिया कोई भी संख्या है, तो यह कहता है कि यह दी गई संख्या के इकाई अंक का 2 गुना शेष संख्या से घटा दिया जाए। यह दी गई संख्या के इकाई अंक, इकाई का अंक क्या हो गया 4, इकाई अंक का 2 गुना मतलब 4 का 2 गुना 8, 8, इसमें से अगर 8 को घटा दिया जाए तो 8 को घटाएंगे कितना हो जाएगा, ये तो आया। अब क्या करा, यह दी गई संख्या के इकाई अंक का 2 गुना शेष संख्या से घटा दिया जाए और जो घटाने पर प्राप्त होता है वो अगर 7 से डिवाइड है तो पूरी संख्या 7 से क्या होगी, डिवाइड होगी। और मैं इस रूल को फॉलो नहीं करता हूं, इस रूल को फॉलो करने का क्या फायदा हुआ ये बताइए। यहां पे सिर्फ क्या है, लास्ट में 4 है। अगर मान लिया हमारे पास आगे 2 3 और संख्याएं दी होती तो हम इसमें से घटाते, फिर भी हमारे पास कितने अंकों की संख्या बच रही थी, 5 अंकों की। हमारे पास फिर भी 5 अंकों की संख्या बच रही थी, मतलब सिर्फ और सिर्फ संख्या से 1 अंक कम हो रहा है, तो क्या हम डायरेक्ट उसको डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये रूल किसी काम का नहीं है, ठीक है, इसको छोड़िए। उसके अब देखते हैं 8 से डिवाइड होने वाली। तो क्या है, अगर हमारे पास दी गई संख्या चाहे जितनी बड़ी संख्या दी हो, उसके लास्ट 3 डिजिट, उसके लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो वो संख्या 8 से डिवाइड होगी, मतलब 8 से भाग हो जाएगी। जैसे मान लिया हमारे पास कोई संख्या दी हो 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास कोई संख्या थी, तो हम इस ट्राई करते हैं इसके लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो संख्या 8 से डिवाइड होगी। तो ट्राई करते हैं डिवाइड हो रहे हैं या नहीं। तो कितना हो जाएगा, 8 5 40, बचे 5, हो गए 56, 8 7 56, मतलब पूरी पूरी संख्या डिवाइड हो रही है, ठीक है। इसका मतलब ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 8 से डिवाइड हो जाएगी। उसके बाद बात करते हैं 9 से। ये 9 वाला जो रूल है सेम 3 की तरीके से है। इसमें क्या था कि अगर दी हुई संख्याओं का योग, दी हुई संख्या के अंकों का योग 3 से डिवाइड हो रहा तो संख्या 3 से डिवाइड होगी। यहां पर भी क्या करा, अगर दी हुई संख्या के अंकों का योग, अगर दी हुई संख्या के अंकों का योग 9 से डिवाइड हो रहा है तो वो संख्या 9 से डिवाइड होगी। जैसे मान लिया हमारे पास हो गया 7 2 9, देखते हैं डिवाइड हो रहा, 7 2 9, 9 9 18, 18 9 से 18 9 से भाग हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पूरी की पूरी संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। उसके बाद 10 से जिस संख्या के अंत में 0 होगा वो संख्या 10 से डिवाइड हो जाएगी। 10 से डिवाइड होने का सिंपल सा रूल, जिस संख्या के अंत में 0 होगा वो संख्या 10 से डिवाइड हो जाएगी। उसके बाद आते हैं 11।
11 से डिवाइड होने का रूल क्या है? जिस संख्या के 11 से डिवाइड होने का रूल है कि जिस संख्या के विषम अंकों का योग और सम अंकों के योग का अंतर, विषम अंकों का योग और सम अंकों के योग का अंतर अगर 11 से डिवाइड होता है या 0 होता है तो वो संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे देखते हैं 1 2 3 4 5 6, मान लिया ये हमारे पास कोई संख्या है, देखते हैं इसके विषम अंक कौन कौन से हो जाएंगे। एक मतलब पहले नंबर पर, उसके बाद तीसरे नंबर पर, उसके बाद पांचवें नंबर पर, ठीक है, मतलब 1 3 और 5 ये विषम स्थान के अंक हो गए। उसके बाद सम स्थान के अंक कौन से हो जाएंगे? 2 4 और 6। तो इनका योग देखते हैं, 1 और 3 कितना हो गया? 4, 4 और 5 9। इसके बाद 4 2 6, 6 6 12, 9 और 12 के बीच कितने का डिफरेंस है? 3 का। और ये 3 11 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये पूरी संख्या 11 से डिवाइड नहीं होगी। इसी तरीके से और भी देख लेते हैं क्वेश्चन इसका। ऐसा कुछ भी मान लिया संख्या है, देखते हैं क्या है। इसमें भी विषम अंकों का योग, विषम स्थान के अंक पहले देखते हैं। एक ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ये हो गया हमारे विषम स्थान के अंक। तो 3 2 5 5 1 6 6 5 11। सम स्थान के अंक कौन कौन से हो गए? ये हो गया और ये। तो 4 3 7 7 3 10, दोनों के बीच का डिफरेंस 1। ये संख्या भी 11 से डिवाइड नहीं होगी। मतलब 11 से डिवाइड होने वाली संख्याएं सिर्फ कौन कौन सी होंगी? ऐसी संख्याएं जिनमें विषम अंकों का योग, विषम स्थान के अंकों का योग और सम स्थान के अंकों के योग का अंतर या तो 0 होना चाहिए या फिर वो 11 से डिवाइड होना चाहिए, तभी वो संख्या क्या होगी? 11 से डिवाइड होगी। जैसे हम देख लेते हैं 1331, 1331। तो इसमें विषम स्थान कौन कौन से? 1 और 3, इसका योग 4 हो गया। और सम स्थान कौन कौन से? 3 और 4, तो ये क्या हो गया? 4 हो गया। दोनों का अंतर 0, दोनों का अंतर कितना है? 0। इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या, ये पूरी की पूरी संख्या जो है 11 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आते हैं 12 पर। 12 से डिवाइड होने वाली संख्याएं कौन कौन सी होंगी? तो ऐसी संख्या जो 4 से भी डिवाइड हो जाए, ऐसी संख्या जो 4 से डिवाइड हो जाए और 3 से भी डिवाइड हो, ऐसी संख्या जो 4 से डिवाइड होती है और 3 से भी डिवाइड होती है, वह संख्या हमेशा 12 से डिवाइड होगी। जैसे मान लिया हम देख लेते हैं 84, थोड़ा और बढ़ा लेते हैं इसमें, ठीक है, 284 हो गया। देखते हैं इसमें क्या है, 4 से डिवाइड होने के लिए रूल क्या था? लास्ट के दो डिजिट 4 से डिवाइड होने चाहिए, तो ये तो 4 से डिवाइड हो रहे हैं। अब 3 से ट्राई करते हैं, तो 8 4 12, 12 और 2 14, ये संख्या 3 से डिवाइड, ये संख्या जो है 3 से डिवाइड नहीं हो रहे। जब ये संख्या 3 से डिवाइड नहीं हो रही है और 4 से डिवाइड हो रहे, इसका मतलब, और कंडीशन क्या है कि दोनों से डिवाइड होनी चाहिए। कंडीशन क्या है? दोनों से डिवाइड होनी चाहिए, लेकिन ये सिर्फ 4 से डिवाइड हो रही है लेकिन 3 से डिवाइड नहीं हो रही। इसका मतलब ये जो है 12 से डिवाइड नहीं होगी, ठीक है। तो ये हो गए हमारे भाजकता के नियम। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 49, 59 और 109 को भाग देने पर क्रमशः 1 3 और 5 शेष बचे। क्या कह रहा है? वह बड़ी से बड़ी संख्या बताया था, जहां पर बड़ी से बड़ी का कॉन्सेप्ट आ जाए, बड़ी से बड़ी मतलब HCF, बड़ी से बड़ी मतलब HCF। क्या कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 49, 59 और 109 को भाग देने पर 1 3 और 5 शेष बचे। मतलब क्या है कि अगर उस संख्या से 49 को भाग दिया जाता है तो कितना शेष बच रहा है? 1। इसका मतलब हमें अगर पहले इस संख्या से 1 माइनस कर दें तो वो संख्या, उस संख्या से ये संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। मतलब जो
48, मतलब 48 जो है उस संख्या से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। इसी तरीके से इधर भी क्या कर देंगे, 3 माइनस कर देंगे, क्योंकि 3 इसमें शेष बच रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा 56। ऐसे इधर माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा 104। ठीक है, फिर से एक बार समझते हैं क्या कह रहा है। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो। बड़ी से बड़ी के लिए हमने लगा दिया एचसीएफ, क्योंकि बड़ी से बड़ी के लिए बताया था एचसीएफ, बड़ी से बड़ी के लिए कॉन्सेप्ट होता है एचसीएफ निकालना। ठीक है, जिससे 49 मतलब 49, 59 और 109 को भाग देने पर क्रमशः 1, 3 और 5 शेष बचे। मतलब जब उस संख्या से 49 को भाग दिया जाता है तो 1 शेष बचता है, 59 को भाग दिया जाता है तो 3 शेष बचता है, 109 को भाग दिया जाता है तो 5 शेष बचता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से 1 माइनस कर दिया, इसमें से 3 माइनस कर दिया और इसमें से 5 माइनस कर दिया। तो जो ये संख्या निकल के आई हैं, जो ये संख्याएं हमारे पास निकल के आई हैं, अब इन्हीं संख्याओं का हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। अब इन्हीं संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे। तो 48, 56, 104, इसका एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना होगा, इन संख्याओं के अलग अलग गुणनखंड करने होंगे। तो अलग अलग गुणनखंड करते हैं, तो 48 के गुणनखंड निकालते हैं, देखते हैं क्या क्या होते हैं। 2 24, 2 12, 2 6, 2 3 3 1 कम। ठीक है, ऐसे 56 के निकालते हैं, तो 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 28, फिर 2 से करेंगे 14 आएगा, फिर 2 से करेंगे 7 आएगा, फिर 7 7 से ही जाएगा 104। तो क्या आएगा, 2 से करेंगे कितना आ जाएगा 52, फिर 2 से करेंगे 26, फिर 2 से करेंगे 13, फिर 13 से। ठीक है, तो अब क्या हुआ, 48 के जो हमारे थे गुणनखंड वो क्या हो गए, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। ऐसे 56 के जो गुणनखंड थे वो क्या हो गए, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7। ऐसे 104 के 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 13। तो अब हमें क्या करना है, इनमें जो कॉमन निकालना है, जो तीनों में कॉमन हो। तो कौन कौन से कॉमन है, एक, ये दूसरा और ये तीसरा, इसके अलावा कोई कॉमन नहीं। तो जो कॉमन है सिर्फ उन्हीं को लिखते हैं और उनका गुणनफल ही हमारा क्या होगा, उनका गुणनफल ही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ। तो एचसीएफ हमारा क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2, मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने को कह रहा था, तो वही 8 ही ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे इन सबको डिवाइड करने पर 49 को डिवाइड किया जाएगा तो कितना, 8 छंग 48, तो 1 शेष बच रहा है। 59 को डिवाइड किया गया, 8 सत्ती 56, 8 सत्ती 56, 56 3 59, मतलब 3 शेष बच रहा है। 8 से जब इसको डिवाइड किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, 8 एकम 8, फिर हो गए कितने तुम्हारे 29, 8 3 24, कितना शेष बच रहा है, 5 शेष बच रहा है। ठीक है, तो वही 8 ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 8 ही ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे इनको डिवाइड करने पर 1 3 और 5 शेष बचेगा। अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 2 3 4 5 6 और 7 से पूरी तरीके से भाज्य हो जाए। मतलब 2 3 4 5 6 और 7 से क्या हो जाए, पूरी तरह विभाजित हो जाए। क्या कह रहा है, छोटी से छोटी संख्या बताया था, जहां पर छोटी से छोटी का कॉन्सेप्ट आ जाए, जहां पर छोटी से छोटी का कॉन्सेप्ट आ जाए वहां पे तुरंत क्या हो जाएगा, एलसीएम। वहां पे तुरंत क्या हो जाएगा, एलसीएम। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो अगर हमारे पास ये कंडीशन ना दी होती तो उस कंडीशन में हमारे पास 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होती है, अगर हमारे पास ये कंडीशन ना दी होती तो उस कंडीशन में हमारे पास 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होती है, 1000, यही तो होती है। लेकिन यहाँ पे क्या करा कि वह छोटी से छोटी, मतलब 4 अंकों की हो, 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 2 3 4 5 6 7 से भी पूरी तरीके से क्या होनी चाहिए,
विभाजित होनी चाहिए। तो इस कंडीशन के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन संख्याओं का क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो 2 3 4 5 6 7, इसका एलसीएम निकालते हैं। 2 से काटेंगे, 7, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 3 ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 5 ऐसे ही रहेगा, ये 3 ऐसे ही रहेगा, 7। इस बार अब 3 से करते हैं, 1 आ गया, यहाँ भी 1 आ गया, यहाँ भी 5, यहाँ भी 1 आ गया, यहाँ 7। अब 5 से डिवाइड करते हैं, यहाँ 7 ऐसे, इस बार अब 7 से डिवाइड करते हैं। ठीक, नीचे नीचे 1 आ गया, कंप्लीट हो गया। अब क्या करते हैं, इनकी गुणा करेंगे। तो 5 7 35, 35 3 105, 105 दूना 210, 210 दूना 420। तो हमारा एलसीएम निकल के आ गया 420। एलसीएम निकल के आया 420। लेकिन क्वेश्चन क्या करा, 4 अंकों की संख्या होनी चाहिए। तो इसका मतलब हमें जो 420 है इसको बदलना है 4 अंकों में, इसको 4 अंकों की संख्या में बदलना है, और वो भी कहां, किसके आसपास हो, वो भी 1000 के आसपास हो, क्योंकि हमें छोटी से छोटी संख्या चाहिए। तो अगर हम इसको 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 840 हो जाएगा। अगर हम इसको 2 से गुणा करते हैं तो कितना हो रहा है, 840। ये भी 3 अंकों की संख्या है, इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, इसको 3 से गुणा करेंगे। तो 420 को 3 से गुणा करते हैं तो 1260 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1260। अब देखते हैं ये कितने, 1 2 3 4, 4 अंकों की संख्या हो गई और 1000 के करीब है, क्योंकि इससे अगर 3 के बजाय 2 से डिवाइड करते हैं तो ये 3 अंकों की संख्या बनती है। अब अगर इसको 3 से डिवाइड करते हैं तो 4 अंकों की संख्या, इसका मतलब यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, मतलब 1260। 1260 ही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें यदि 3 जोड़ दें, जिसमें यदि 3 जोड़ दें तो योगफल 36, 30 और 50 से अलग अलग पूरा पूरा विभाजित हो जाता है। मतलब क्वेश्चन फिर से एक बार समझो, क्या कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी का कॉन्सेप्ट आ गया, छोटी से छोटी का कॉन्सेप्ट आ गया एलसीएम। ठीक है, छोटी से छोटी का कॉन्सेप्ट आ गया, मतलब एलसीएम होगा। आगे क्या कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें यदि 3 जोड़ दें, यदि 3 जोड़ दें, इसका मतलब क्या है कि वो संख्या 3 कम है, उसे 3 की आवश्यकता है। कि यदि 3 जोड़ दें, इसका मतलब वो संख्या क्या है, 3 कम है। तो आगे क्या कह रहा है, जिसमें ये 3 जोड़ दें तो योगफल, जो 3 जोड़ने पर योगफल आ रहा है वो 36, 30 और 50 से पूरा पूरा विभाजित हो रहा है। इसका मतलब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकाल लेंगे, क्योंकि छोटी से छोटी संख्या का कॉन्सेप्ट है, एलसीएम निकलेगा। तो यहां पे इसका क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, और एलसीएम निकालकर जो संख्या आएगी उसमें से क्या कर देंगे, 3 माइनस कर देंगे। गलती मत करना, 3 जोड़ने को वहां पे कह रहा है, लेकिन हमें 3 जोड़ना नहीं है, क्योंकि वो कह रहा है कि यदि 3 जोड़ दे तब ये इससे डिवाइड हो जाएगी, लेकिन जब हम इसको सॉल्व करके निकालेंगे तो उस संख्या में ऑटोमेटिक 3 पहले से जुड़ा हुआ होगा। तो हमें जो आंसर चाहिए वो 3 कम चाहिए, हमें जो आंसर चाहिए वो 3 कम चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे, उस संख्या में से 3 माइनस करेंगे। तो सबसे पहले इससे एलसीएम निकालते हैं, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 15 ऐसे ही रहेगा, 25 ऐसे ही रहेगा। 3 से काटते हैं, 3 3 9, 3 5 15, 25 ऐसे ही रहेगा। फिर से 3 से एक बार कर देते हैं, 5 25 ऐसे ही रहेगा। 5 से करते हैं, 5 1 5, 5 25, फिर से 5 से। ठीक है, अब गुणा कर लो, 5 25, 25 3 75, 75 3 5 25, 25 3 75, 75 3 हो जाएगा आपका 225, 75 3 225, 225 दूना 225, 225 दूना 450, 450 दूना 900, कितना हो गया 900। हमारा एलसीएम निकल के आ गया
900। हमारा एलसीएम निकल के आ गया 900। तो अब आगे क्या करा, यहाँ पे हमें क्या, हमने अभी बताया कि जो हमारा एलसीएम निकल के आएगा, जो हमारा ये निकल के आया एलसीएम, इसमें ऑटोमेटिक 3 जुड़ा हुआ है, तभी तो ये पूरा पूरा विभाजित, 36 से भी ये पूरा विभाजित हो रहा है, 30 से भी विभाजित हो रहा है, 50 से भी विभाजित हो रहा है। और क्वेश्चन कह भी रहा था कि यदि संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तब वो संख्या इससे पूरी पूरी विभाजित हो रही है, लेकिन ये संख्या पूरी पूरी हमारी विभाजित हो रही है, इसका मतलब इसमें 3 जुड़ा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से क्या कर देंगे, 3 माइनस करेंगे। तो जब 3 माइनस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 897, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, 4 घंटियां 4, 6, 8 और 14 सेकेंड के अंतराल में बजती हैं। कितने, 4, 6, 8 और 14 सेकेंड के अंतराल में 14 सेकेंड के अंतराल में बजती हैं। वे चारों 12 बजे इकट्ठी बजी हो। क्या करा, यदि वे चारों 12 बजे इकट्ठी बजी हो तो वो किस समय पुनः इकट्ठी बजेंगी। तो क्या कह रहा कि यहाँ पे देखो, क्या कह रहा है कि 12 बजे इकट्ठी बज चुकी हैं, अब उसके बाद वो किस समय एक साथ बजेंगी, मतलब 12 बजे के बाद का वह कम से कम समय कौन सा होगा, 12 बजे के बाद वो कम से कम कितना समय लेंगी जब वो इकट्ठी बजेंगी, मतलब कम से कम जहां पे आ जाए, वहां जहां बताया था, जहां पे कम से कम या छोटी से जहां पे छोटी से छोटी की बात आ जाए, वहां पे हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम। क्या होगा, एलसीएम। तो हमें क्या करना है, इन संख्याओं का क्या निकालना है, एलसीएम। तो निकालते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चक्कू 8, 2 7 14, फिर से 2 दूनी 4 7, फिर से 2 से करेंगे, 3 से 7, 7 से, इतना हो गया। गुणा करा लेते हैं, 7 में 21, 21 दूना 42, 42 दूना 84, 84 दूना 168, मतलब हमारा जो एलसीएम निकल के आ गया, कितना आ गया, 168, इतना निकल के आ गया। मतलब क्या हुआ कि वो ये कम से कम समय है, ये वो कम से कम समय है जिसके बाद वो फिर से एक साथ बजेंगी। लेकिन यहां हमारा समय किसमें दिया था, सेकंड में, तो ये भी क्या है, सेकंड में ही है। इसका मतलब 12 बजे के बाद वो 168 सेकंड बाद जो है पुनः एक साथ बजेंगी। तो 168 सेकंड को हम मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 60 से डिवाइड, तो क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12, मतलब 60 दूना 120, और बचे कितने, 48/60। इसका मतलब क्या हुआ, 2 मिनट पूरे पूरे हो गए और 48 सेकंड और बच गए, मतलब 2 मिनट 48 सेकंड बाद। लेकिन वहां पे हमें आ रहा कह क्या रहा है कि कितने बजे, समय ये नहीं पूछ रहा कि कितने समय बाद वो इकट्ठी बजेंगी, यहां पे पूछ रहा है कि वो कितने बजे इकट्ठी बजेंगी। तो 12 बजे तो वो इकट्ठी बजी थी, उसके बाद 2 मिनट 48 सेकंड बाद फिर से पुनः बजेंगी एक साथ। तो इसका मतलब क्या हो गया, 12 बजकर 2 मिनट 48 सेकंड। इसका मतलब 12 बजकर 2 मिनट 48 सेकंड पर वो पुनः एक साथ बजेंगी। ठीक है, दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, तथा चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमारे सभी वीडियोज के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।